अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का अपना इंशाल्लाह कोर्स स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 से लेके शुरू करेंगे और ये स्लाइड्स और ये सब कुछ जो है ये पीएम सीरीज की बुक है जो कि मजीद सन्स पब्लिशर हैं, सीएम असलम राइटर हैं। तो ये उनकी बुक से हमने ये सारा कंटेंट उनकी बुक का है, ये स्लाइड्स पीएम सीरीज की हैं। तो इस स्लाइड्स का लिंक यूट्यूब की ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी बुक परचेज भी कर सकते हैं मार्केट से। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मजीद सन्स के नाम से पीएम सीरीज की बुक है। सीएम असलम राइटर है इस बुक के। अच्छा, पहले चैप्टर से आज स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका ये कंटेंट है, इसमें ये चीजें हम पढ़ेंगे, डाटा इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और एसडीएलसी। मेन इसके जो 3 पार्ट्स है ना, उनमें पहला आ जाता है, एक आता है इनपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, फिर आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे और फिर एसडीएलसी यानी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट लेते हैं हम डाटा इंफॉर्मेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग से। डाटा क्या होता है? डाटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा आती होती है, ये वाइवा में भी पूछी जाती है कि डाटा या डाटा की डेफिनेशन बताएं या इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बताएं, और ये पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं ये डाटा कहलाता है। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, नंबर्स की सूरत में हो सकता है, इमेजेस की सूरत में हो सकता है, इमेजेस की सूरत में भी डाटा होता है, साउंड्स या वीडियोस की शक्ल में हो सकता है। डाटा होता है अनप्रोसेस्ड डाटा। डाटा का होता है रॉ डाटा का मतलब है, रॉ का मतलब है अनप्रोसेस्ड, जो कि कोई क्लियर मीनिंग नहीं देता, कोई उसके कुछ उसमें क्लियरेंस नहीं होती, कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं होता। आप उस डाटा से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल दी हुई है, ये नीचे एक डाटा दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, कुछ नाम है, उनमें इंग्लिश है, इंग्लिश के आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, केमिस्ट्री के आगे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कंप्यूटर के आगे, और कुछ मीनिंग नहीं बन रहा। तो ये मतलब कोई मीनिंग नहीं बन रहा, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो डाटा जो है ये रॉ डाटा आप मीनिंगलेस होता है। अच्छा, फिर आ जाता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस डाटा होता है। प्रोसेस डाटा होता है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद वो कुछ ना कुछ प्रॉपर मीनिंग देने लगता है, कुछ उसकी शक्ल क्लियर होने लगती है और उससे कुछ ना कुछ आप डिसीजन भी ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग भी की जा सकती है। अच्छा, डाटा को मुख्तलिफ तरीकों से प्रोसेस किया जा सकता है। प्रोसेसिंग के डाटा को जब प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद वो जो रिजल्ट आता है, प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब वही एग्जांपल जो हमने पिछली स्लाइड में देखी थी, वही एग्जांपल अब यहाँ पे भी चल रही है, जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि वो जो ये देखिए, ये पिछली जो एग्जांपल थी इसमें अब ये बता रहा है कि ये जो नेम, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ये सारा कुछ था, ये इसके साथ इसने रिजल्ट शीट ऑफ क्लास स्टूडेंट्स और उनके टोटल मार्क्स और ग्रेडिंग ऐड कर दी। अब ये कुछ मीनिंग देने लगा है। सही है, ये इंफॉर्मेशन होती है। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को इंफॉर्मेशन में जब कन्वर्ट किया जाता है तो वो डाटा प्रोसेसिंग के जरिए किया जाता है। वो प्रोसेस जो होता है पूरा का पूरा वो डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, किसी ना किसी प्रोसेस से गुजार के डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है, इसको डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं, इसको कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। और डाटा प्रोसेसिंग में डाटा इनपुट होता है, उसको ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग करने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और वो जो रिजल्ट है वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। अच्छा, डाटा मैनुअली भी प्रोसेस किया जा सकता है और कंप्यूटर के जरिए भी प्रोसेस किया जा सकता है। डाटा जो है कंप्यूटर के जरिए अगर प्रोसेस करें तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इटसेल्फ एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। कंप्यूटर भी तो ऐसे ही करती है, इनपुट लेती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करती है और कुछ ना कुछ रिजल्ट रिटर्न में देती है, यानी आउटपुट देती है, और वो आउटपुट जो है जब प्रोसेस होकर निकलती है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। एग्जाम्पल है कि ये जो है ये 3, अगर आप कुछ नंबर्स लें, ये डाटा है, सिर्फ 3 नंबर्स, ये कुछ नहीं बता रहे, आप इसके ऊपर प्रोसेसिंग करें, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाया या इन्होंने प्लस कर दिया इसको, तो प्लस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगा। सही है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करती है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग और कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन में हेल्प करती है। अच्छा, ये क्या करती है? ये कॉम्बिनेशन होती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, और जब ये कम्युनिकेट करने लगते हैं हम इस टेक्नोलॉजी के जरिए दूसरे लोगों से, तो फिर वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन जाती है। इट कंबाइंस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स। एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफर करती है ये। मेजर कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये हैं।
डाटा एंड इंफॉर्मेशन है, मीडियम और कम्युनिकेशन नेटवर्क है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जबकि सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या सोर्स होता था कम्युनिकेशन का? पुराने दौरों में अगर बहुत पीछे चले जाएं तो पहले क्या होता था? कबूतरों के जरिए कम्युनिकेट करते थे, कबूतर के पर में लगा के उसके जरिए करते होते थे कम्युनिकेट। फिर उसके बाद क्या आया? फिर आहिस्ता आहिस्ता जी ग्राहम बेल ने बड़ा हमारे ऊपर हमें हमारा जो है ना काम आसान कर दिया, उसने टेलीफोन इजाद कर दिया। फिर टेलीफोन के बाद आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। टेलीफोन के बाद फैक्स मशीन आई, फिर मोबाइल फोन आए, और मोबाइल फोन से आजकल स्मार्टफोन आए हुए हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया। आजकल तो बहुत कुछ आ गया है ना, होलोग्राफ्स और पता नहीं क्या कुछ आ गया है कि आप एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। अच्छा, ग्लोबल विलेज का क्या मतलब है? ये कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। ग्लोबल विलेज का मतलब है कि विलेज क्या होता है? जहां पे बहुत एक कम्युनिटी रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, वो लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और फिर वो एक दूसरे के ऐसे जैसे आमने सामने बैठ के करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। आप एक जगह बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के कर रहे हैं, फेस टू फेस कर रहे हैं। वो किस तरह? एग्जाम्पल आपके पास यही है, स्काइप होता था, स्काइप है जो आजकल, लेकिन जूम चल रहा है। जूम की इस किस्म की टेक्नोलॉजी, इस किस्म की टेक्नोलॉजी ने ये सब कुछ पॉसिबल किया ना, कि आप एक जगह बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी आप इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। फिर आ जाता है डिजिटल कन्वर्जेंस। डिजिटल कन्वर्जेंस ये कहती है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ? डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आपस में लिंकअप हुए, आपस में इन लोगों ने कम्युनिकेट करना शुरू किया, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू की। किसके जरिए? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए। तो इलेक्ट्रॉनिक मर्जिंग जब हुई मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में, इंडस्ट्रीज में और इंस्टीट्यूशंस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए आपस में, तो वो डिजिटल कन्वर्जेंस बन गए। इसको डिजिटल, ये डेफिनेशन जो है ना ये वाली, द इलेक्ट्रॉनिक मर्जिंग ऑफ, ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, अक्सर ये बोर्ड में क्वेश्चंस में आई होती है। सही है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लेना है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन किस शक्ल में हो सकती है? वीडियो की शक्ल में भी हो सकती है, ऑडियो की शक्ल में भी, टेक्स्ट की शक्ल में भी, और ग्राफिक्स की शक्ल में भी। ठीक है, किसी भी सूरत में हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है मॉडर्न सिनेरियोज ऑफ। सिनेरियोज क्या मतलब होता है? सिनेरियो का मतलब होता है स्टेट या फिर सिचुएशन। ठीक है, सिनेरियो स्टेट या सिचुएशन को बोलते हैं। क्या हुआ कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी एक्सपैंड कर गई, किस बेसिस पे? कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन की बेस पे। तो इतनी ज्यादा एक्सपैंड कर गई है कि आप एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना कोई बड़ी बात नहीं रही। कैसे कर सकते हैं? सैटेलाइट्स के थ्रू एक्सचेंज होती है इंफॉर्मेशन। कौन सा मीडियम यूज होता है? सैटेलाइट भी होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती है, मोबाइल के जरिए हो जाता है, फैक्स मशीन के जरिए होता है। तो आया, बहरहाल ये बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जो हमारी लाइफस्टाइल्स में रेवोल्यूशन लेके आ गया। हमारे लाइफस्टाइल्स बदल गए हैं। तो कंप्यूटर की कब इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये तो हमारे आजकल भी देखा जाए, हम एक मिनट भी, एक सेकंड भी बल्कि मोबाइल के बगैर नहीं गुजार सकते। मोबाइल हमारी जिंदगी की एक जरूरत बन गया अब तो, बल्कि अब तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाए होते हैं। बहरहाल ये हमारी जिंदगी की अब एक जरूरत बन गया है। पहले क्या होता था? पहले तो आप पुराने दौर की अगर कुछ देख लें आप, अगर हम, बहरहाल हम उस दौर में हैं तो नहीं, लेकिन हम अपने माइंड में इमेजिन तो कर सकते हैं ना कि वो किस किस्म का दौर होता था बगैर कंप्यूटर के रहना। आजकल एक वो मजाक भी बना हुआ है ना कि अगर क्या आपको दुनिया से दूर, मोबाइल और लैपटॉप्स वगैरह से दूर एक गार में बंद कर दिया जाए तो क्या आप रह सकते हैं? बहरहाल ये बताने का मकसद है कि हम आजकल इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, अब कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइसेस के साथ, कि हम इनके बगैर एक मिनट नहीं गुजार सकते। इतने डिपेंडेंट है हम इस पे। अच्छा खैर, ये कुछ किसी तरह से अच्छी चीज भी है और इसमें बहरहाल नुकसानात भी हैं, फायदे भी हैं। तो हम तो फिलहाल फायदे ही पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। नुकसानात वाले टॉपिक पे अभी फिलहाल नहीं जाते। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये तो आजकल इतनी ज्यादा इन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा इसके ऊपर काम हो रहा है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, एक तो होती है नेचुरल इंटेलिजेंस, वो होती है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, हमारे दिमाग। हम अल्लाह ताला के दिमाग ने हमें जो दिमाग दिए हैं, अल्लाह ताला ने बनाई है, हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। सही है। आर्टिफिशियल होती है जो आपने आर्टिफिशियली क्रिएट की होती है। फॉर एग्जाम्पल रोबोट्स, जो आजकल के दौर में रोबोट्स हैं,
आजकल के दौर में हमने क्या किया है कि पहले मशीन्स ऐसी आती थी कि उनको जो फीड किया जाता था वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही काम करती थी, ना उससे 1 इंच आगे ना उससे 1 इंच पीछे, बिल्कुल जैसा कहा जाता था वैसा ही करती थी, पत्थर पे लकीर होता था उनके लिए। लेकिन अब मशीन्स जो आने लग गई हैं वो सोच भी सकती हैं, वो खुद से डिसीजन भी लेने लगी हैं, उनको इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो खुद से डिसाइड करें, और वो आपस में बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह भी कम्युनिकेट करने लगी हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये आता है कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना दिया गया है मशीन को। बनाया तो खैर इंसान ने ही है, नेचुरल इंटेलिजेंस यूज करके ही बनाया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स जो मशीन्स को कहा जाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट एक एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। वेब बेस्ड एप्लीकेशंस क्या है कि जो वेब के ऊपर इंटरनेट के जरिए, यानी जिसमें आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो उन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके। एक तो ये एप्लीकेशन भी होगी। ई कॉमर्स, ई कॉमर्स होती है, ये जो अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, ये है बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना इंटरनेट के जरिए। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, और कॉमर्स मींस बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना। एम कॉमर्स होती है मोबाइल के जरिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस करना। ठीक है, करना मोबाइल के जरिए इंटरनेट के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फिर आ जाती है कंप्यूटर एनिमेशन। कंप्यूटर एनिमेशन में भी आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एनिमेशन का मतलब होता है कार्टून्स या मूविंग पिक्चर्स। सही है, टेलीविजन शोज या कमर्शियल्स या मूवीज, कार्टून्स, ये सब कुछ एनिमेशन के जरिए बनाया जाता है, कंप्यूटर के जरिए बनाया जाता है। जो हम आम अल्फाज में अपनी आसान जुबान में कहें तो कार्टून्स, वो एनिमेशन कहलाती है। इसमें भी आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जैसे वो सेफ गार्ड के बने थे, वो एक लाइफ बॉय के, जो लाइफ बॉय के नहीं, सेफ गार्ड के बने हुए हैं, वो जो पाकिस्तान, वो जो था सेफ गार्ड, कमांडर सेफ गार्ड जो आता था, वो भी एनिमेशन थी। लाइन किंग जो है मूवी बनी, वो भी एनिमेशन बनी। डिज्नी की सारी मूवीज पहले एनिमेशन में थी, अब उसको जरा वैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर रिकॉर्डिंग भी की जाती है और कुछ हिस्सा एनिमेशन का भी डाला जाता है। ये भी आजकल बन रही है ज्यादातर। ये जो है हमारी मूवीज होती हैं जिनके अंदर जो है थोड़ा सा साईफाई का भी काम है, साईफाई यानी साइंस फिक्शन मूवीज जो है, उनमें भी आ जाता है। या जियो का अगर आप देखें तो जियो में नीचे वो लोगो आता है, अक्सर क्रिकेट मैच में देखने को आता है, वो बल्ला उठाया होता है उसके, वो एक इन्होंने कार्टून बनाया हुआ है और वो नीचे चलता हुआ जा रहा होता है। या जो भी इवेंट होता है, इवेंट के अकॉर्डिंग वो अपनी एनिमेशन की मूवमेंट या उसकी एक्शन चेंज कर देते हैं, तो वो सब एनिमेशन है। सही है। कमर्शियल्स में भी बात होगी, वो डिंग डोंग बिल्ली वाली जो आती थी, वो वाली भी, वो भी एनिमेशन में ही आ जाती है। ठीक है, डिंग डोंग का जो ऐड था इसके। अच्छा, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या होता है? ऐसी एप्लीकेशंस जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, सारे इफेक्ट्स जो हैं सब कुछ कंबाइन किया जाता है और कंप्यूटर के जरिए जब प्रेजेंट किया जाता है, उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया ये भी हो सकता है जो आजकल जो है ना प्रोजेक्ट जो करता है, अक्सर आपने शायद देखा हो कि ये जो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब क्लास में लेक्चर डिलीवर किया जाता है मल्टीमीडिया के थ्रू किया जाता है, तो बहरहाल वो यही कर रहा होता है कि बहुत सारी एप्लीकेशंस को कंबाइन करके उसको प्रोजेक्ट कर, उसको मतलब शो करता है, डिस्प्ले करता है, बहुत सारी प्रेजेंट करता है। अच्छा, ये इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा गेम्स में भी होता है और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग्स में भी होता है। सही है। फिर आ जाता है हाइपर मीडिया। हाइपर मीडिया इसी के साथ ही है, मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया। ये मल्टीमीडिया फाइल्स के लिंक्स क्रिएट करता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड, अब आ जाता है नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। एक होता है कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का मतलब है कुछ कंप्यूट करना, कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करना। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि एक जगह पे नहीं, एक साइट पे नहीं, मल्टीपल जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब काम डिवाइड कर देना, बांट देना। पहले एक कंप्यूटर काम कर रहा था, अब बांट दिया काम उसको, 3-4 कंप्यूटर्स को दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। फिर नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आ जाता है, अब हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, कंप्यूटर हार्डवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर से पहले हम देख लें कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जैसे बात हुई कि ये डाटा एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है और किसी न किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देती है, और फिर उसको हम बाद में स्टोर कर लेते हैं ताकि उसको बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन दो चीजों से मिलकर बनता है। अब हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है ये देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर होती हैं कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई खास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सही है, ये कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है, कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसको बोलते हैं। आप इसको
कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम के बगैर कुछ भी नहीं है। आप वो एक खाली डब्बा है, उसके अगर जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, सबसे जो हमारा मेजर सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में तो बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं चलता, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। जो कहते हैं विंडोज इंस्टॉल हुई हुई है या नहीं, तो वो सॉफ्टवेयर है, तो उसके बगैर बिल्कुल कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि किस किस किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, ये सारी चीजें आगे डिटेल में करेंगे। अच्छा, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फिजिकल पार्ट्स होते हैं, इनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये इनकी एग्जांपल्स में क्या आ जाती है? सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे इस चैप्टर का हिस्सा है, जिनमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, मेमोरी, इन सब चीजों को हम हाथ लगा सकते हैं। ये सब हार्डवेयर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है, प्राइमरी हार्डवेयर कंपोनेंट्स। हार्डवेयर कंपोनेंट्स आ जाते हैं कुछ, जिनमें ये देख लेते हैं पहले इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस होती हैं ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में इनपुट लेने के काम आती हैं। सही है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं एज एन इनपुट। इनपुट कुछ करेंगे जिसके ऊपर डाटा का क्या मतलब है कि हमने इंस्ट्रक्शन देते हैं कि फलां काम करो, और किसका इस्तेमाल करते हुए करो, वो डाटा भी साथ में प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने a प्लस बी किया, हमने a प्लस बी कहना है कि आप ना कंप्यूटर को कहना है इसको प्लस करो दो नंबर्स को, कोई दो नंबर है, हमने ऐसे ही कह दिया। अच्छा, ये जो a और b होगा ये डाटा कहलाएगा, जबकि प्लस जो है वो क्या होगा? ये पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन a प्लस बी, ये इन दोनों का एडिशन करना है, ये इंस्ट्रक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें आप जब डाटा भी और साथ में इंस्ट्रक्शन भी, डाटा क्या दिया है a और b, और इंस्ट्रक्शन जब आप इन कंप्यूटर को देंगे, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा इंस्ट्रक्शन को डाटा के अकॉर्डिंग। सही है, फिर आ जाता है नेक्स्ट। अच्छा, ये है इनपुट। इनपुट किस तरह से की जाती है? इनपुट डिवाइसेस के जरिए दी जाती है। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड हो सकती है, माउस हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, बहरहाल मुख्तलिफ इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके जरिए इनपुट की जाती है। फिर इनपुट जाती है प्रोसेसर के पास। प्रोसेसर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसर जो है, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। सीपीयू के बगैर बिल्कुल कंप्यूटर नहीं चल सकता। बाकी डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस के बगैर भी कंप्यूटर चल तो जाएगा, लेकिन उसको आप इनपुट नहीं कर सकेंगे। लेकिन बहरहाल सीपीयू के बगैर तो बिल्कुल नहीं कंप्यूटर चल सकता। सीपीयू ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है, बहुत मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का। ये क्या करता है? इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करके उसकी आउटपुट रिटर्न करता है। दो इसके मेन ये मेजर पार्ट्स हैं, एएलयू और सीयू या कंट्रोल यूनिट। एएलयू कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को। ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल, कंपैरिजन वाले ऑपरेशंस। और लॉजिकल में एंड और नॉट, गेट, इस किस्म के ये सारे ऑपरेशंस जो है ये एएलयू परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट ये एक दूसरा यूनिट है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम की कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हो गया सीपीयू। सीपीयू के बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेमोरी यूनिट। अगर आप रिजल्ट जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के पास जाता है ना, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आप आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उस आउटपुट को स्टोर करवाना चाह रहे हैं फॉर फर्दर यूज, फॉर लेटर यूज, तो फिर आप उसको इस मेमोरी यूनिट जो होता है कंप्यूटर में, उसमें स्टोर करवा सकते हैं। मेमोरी यूनिट होता है जो कि स्टोरेज के लिए यूज होता है। बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होती हैं। एक जो मेन है ये रैम और रोम, ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती है। रैम जो है ये मेन मेमोरी होती है, इसके बगैर तो कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चल सकता। अगर रैम नहीं है तो कंप्यूटर मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। अच्छा, जो रोम है ये होती है रीड ओनली मेमोरी। हमारे जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ हिस्सा इस रोम के अंदर भी पड़ा होता है। सही है, इसके अलावा जो सेकेंडरी स्टोरेज, इसके अलावा अगर ये तो हो गई हमारी मेमोरी यूनिट, ये कंप्यूटर के अंदर जो होती है उनकी बात हो रही है। फिर आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है ये होती है कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी, या कंप्यूटर की दूसरी जो डाटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली स्टोर करती है। ये जो मेन मेमोरी है या जो रैम या रोम जो आ जाती है, ये परमानेंटली नहीं, टेम्परेरी स्टोर करती है। रैम टेम्परेरी स्टोर करती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है ये परमानेंट स्टोर करती है। इसमें हार्ड डिस्क आ जाता है, ये भी कंप्यूटर के अंदर भी होती है, इंटरनल हार्ड डिस्क, और एक्सटर्नल भी ली जा सकती है। यूएसबी ड्राइव, इससे सब मेरा ख्याल है फैमिलियर होंगे, सबको जान पहचान होगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा इन है। यूएसबी ड्राइव जो है पुराने दौर में होता था कि किसी किसी के पास होती थी 1 GB की यूएसबी ड्राइव। जो हमने पहली दफा ली थी तो वो 1 GB की थी और उसकी बड़ी अहमियत होती थी। आजकल तो
16-16 GB की आम लोगों के पास होती हैं। तो बहरहाल अब मेमोरी जो है ये भी काफी रिवॉल्व कर गई है। फिर फ्लॉपी डिस्क की पुरानी होती थी, आजकल जो है ये ऑब्सोलीट हो गई है, कोई इस्तेमाल नहीं करता। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी जो होती थी, ये भी आजकल तकरीबन ऑब्सोलीट कर गई है, क्योंकि 700 MB इसमें सिर्फ स्पेस होती थी, तो अब उसकी जगह पे डीवीडीज, बल्कि डीवीडीज भी नहीं, यूएसबी ने जब से आई हैं तो वो डीवीडीज भी खत्म हो गई हैं। तो फिर एक होती है टेप, मैग्नेटिक टेप, ये तो बिल्कुल ही इसका भी कोई दौर नहीं रहा। ये होती थी जिसके ऊपर मैग्नेट टेप के ऊपर सारा डाटा स्टोर होता था। अच्छा, फिर आ जाती है, इन सबको आपस में कनेक्ट कौन करता है? ये कनेक्ट कर रहे हैं इंटरकनेक्टर्स, केबल्स के जरिए, पोर्ट्स के जरिए और बसेस के जरिए सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। सही है। और नेटवर्क डिवाइसेस कुछ आ जाती हैं, जो कि है मॉडेम, ब्रिज, राउटर। ये राउटर से तो आप सबको पता होगा, जिनके जब घरों में वाईफाई आता है, इंटरनेट आता है, वो उस डिवाइस को राउटर बोलते हैं। सही है। अच्छा, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? आउटपुट जो है वो आउटपुट कहाँ से आती है? आउटपुट जो है वो जो प्रोसेस डाटा, उसको आउटपुट बोलते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस से उस आउटपुट को गेट किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी हैं जो हमारे पास मेजर है? वो है मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, बहरहाल वो और भी देखेंगे हम। जो मेन है, मेजर है, वो ये है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो कि पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस है और आपने इसको सॉल्व करना। अच्छा, याद रहे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर को एज एन इनपुट दो चीजें दी जाती हैं, डाटा और इंस्ट्रक्शंस। डाटा सॉफ्टवेयर नहीं होता, इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर बनती हैं। जब वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस को दिया जाता है एक किसी ना किसी प्रोग्राम बना के, एक उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एक प्रोग्राम लैंग्वेज में लिख के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कुछ खास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। आप बगैर सॉफ्टवेयर के कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। कंप्यूटर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शंस देता है, जो हदायत देता है, उसकी मुताबिक मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, मुख्तलिफ काम करता है। सॉफ्टवेयर जो है वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं ना कहीं लिखा जाता है। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के डिफरेंट ऑपरेशंस को, कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। ये कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है, इसके डिफरेंट वर्किंग पार्ट्स को कंट्रोल करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, और कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो आती हैं उनको रन करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल इसकी सबसे मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ जाता है हमारी, जो आजकल बहुत है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्पल कंप्यूटर के लिए जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये ऑपरेट करते हैं सिस्टम को। एक फिर आ जाते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, अच्छा, फिर आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। ये भी कंप्यूटर के सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को यूज होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं किसी ना किसी डिवाइस का ड्राइवर, जो डिवाइस को ड्राइव करने में हेल्प करता है। जो भी आप इसके साथ डिवाइस लगाते हैं कंप्यूटर के साथ, कोई इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, उसका कोई ना कोई ड्राइवर लाजमी होता है जो उसको, उसकी इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खास किसी ना किसी यूजर की डिमांड पे बनाया जाता है। ठीक है, जो स्पेशली डिजाइन किया जाता है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यहाँ पे हमारे यहाँ मौजूद है, लेकिन हम जो दो तरह के आगे टाइप्स आ जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वो पढ़ लेते हैं। पहला आता है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड एक खास किस्म के कस्टमर के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल आपके कॉलेज के किसी सॉफ्टवेयर हाउस के पास जाए, उनको कहे मुझे मेरे कॉलेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बना के दे दें, जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स का, अपने टीचर्स का, स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का, हर चीज का मैं रिकॉर्ड रख सकूं। तो वो एक खास, यानी प्रिंसिपल कस्टमर हुई, प्रिंसिपल की रिक्वेस्ट पे, प्रिंसिपल की डिमांड पे वो सॉफ्टवेयर अगर बनाए तो वो कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर कहलाएगा। सही है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी दूसरी जो टाइप है, वो है पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाए, जो कि सेल करने के लिए जनरल पब्लिक के लिए बनाया जाए।
इसको पैकेज सॉफ्टवेयर और ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ये ऑफ द शेल्फ जो है ना, ये अक्सर वो एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, इसको गौर से देख लें। पैकेज सॉफ्टवेयर बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो लोगों की आती हैं, जो हर किसी को जरूरत होती है, उसके लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हर किसी को जरूरत होती है। एमएस एक्सेल, सबको जरूरत होती है इसको डॉक्यूमेंट। अगर किसी ने स्प्रेडशीट के लिए, अगर किसी ने डेटाबेस सॉफ्टवेयर लेने हैं तो उनमें एमएस एक्सेस या ओरेकल बहुत मशहूर तरीन है। ग्राफिक्स के लिए अडोब फोटोशॉप, जो अक्सर आप सुनते हैं ना, ये तस्वीर फोटोशॉप है, यानी कि तस्वीर की एडिटिंग कर दी गई है, तो तस्वीरों की एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। या कोरल ड्रॉ, ये सब ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर है। और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिनमें इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम, जिसके ऊपर इस वक्त आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, जो आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब पैकेज सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, इन दोनों में फर्क देख लेते हैं, एक दफा ओवरव्यू ले लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ यूजर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरल पर्पस होता है, जबकि स्पेसिफिक जो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो स्पेसिफिक पर्पस होता है, किसी की खास, किसी डिमांड पे, किसी खास मकसद के लिए बनाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर डायरेक्टली कंप्यूटर रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली डिवाइस ड्राइवर डायरेक्टली उस डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये डिपेंड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डिमांड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर से कि मुझे कीबोर्ड की एक्सेस दे दो या मुझे मॉनिटर स्क्रीन की एक्सेस दे दो। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डिवाइस ड्राइवर की मदद से जो है ना आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं या इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर जो है कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, बहुत जरूरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना, इसके बाद कंप्यूटर कुछ काम नहीं कर सकता, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप बगैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में को डिजाइन करना डिफिकल्ट होता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना आसान होता है। फिर आ जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस भी देख लेते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हार्डवेयर फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जबकि सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं। हार्डवेयर को आप हाथ लगा सकते हैं, आप उसको टच कर सकते हैं, टेंजिबल होते हैं, आप इनको देख सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर को ना आप टच कर सकते हैं ना आप देख सकते हैं। देखने का मतलब है कि ये टेंजिबल नहीं होते, ये कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, हार्डवेयर जो है वो फिजिकल मटेरियल से बने होते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर एक हार्डवेयर है जो कि सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होता है, जबकि कंप्यूटर में जो अब आपने कंप्यूटर को कंट्रोल करना है तो बगैर सॉफ्टवेयर के कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हार्डवेयर डैमेज हो जाए आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आपका कोई कीबोर्ड माउस कोई टूट गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, कोई पानी पड़ गया कीबोर्ड में, आप उसकी जगह पे नया ला सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर अगर एक दफा डैमेज या करप्ट हो जाए तो उसका बैकअप रीइंस्टॉल किया जा सकता है। अगर बैकअप भी नहीं पड़ा हुआ तो फिर वो गया काम से। बैकअप रखना इसलिए बहुत जरूरी होता है। बैकअप कॉपी का मतलब होता है कि आपने उसका एक डुप्लीकेट कॉपी रख लें संभाल के। अच्छा, हार्डवेयर कंप्यूटर वायरस से इफेक्ट नहीं होता, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो आजकल कोरोना वायरस वगैरह आए हुए हैं, ये कोरोना वायरस इंसानों के लिए, कंप्यूटर को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो वायरस से इफेक्ट होते हैं, और सॉफ्टवेयर के वायरस ये कोरोना वायरस नहीं होते। सॉफ्टवेयर के वायरस डिफरेंट वायरसेस होते हैं जो कि कंप्यूटर के वायरस होते हैं। ठीक है, ये हम चैप्टर पढ़ेंगे, वायरसेस वाला चैप्टर भी। अच्छा, हार्डवेयर को एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कि आप कीबोर्ड को इंटरनेट पे डालें और किसी और को भेज दें, जबकि सॉफ्टवेयर को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मैं आपको सेटअप जो है ना ईमेल कर सकती हूँ, ईमेल के जरिए या और तरीकों के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जा सकता है। आप लोग अक्सर व्हाट्सएप नहीं करते, व्हाट्सएप करते हैं मुख्तलिफ चीजों को, तो इसमें आप सॉफ्टवेयर भी कोई व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, यूजर डुप्लीकेट कॉपीज हार्डवेयर की नहीं बना सकता। बैठे बैठे जी मैंने डुप्लीकेट कॉपी कीबोर्ड की नहीं बन सकती है, जबकि सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेट कॉपीज बन सकती हैं, जो बड़े आराम से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट करके बना लेते हैं। तो बहरहाल इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ये तकरीबन आप समझो नेक्स्ट सेक्शन है, ये सेक्शन हम स्टार्ट करने लगे हैं, इनपुट एंड इनपुट डिवाइसेस वाला। इनपुट क्या होता है? जो भी चीज कंप्यूटर को दी जाती है, एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, वो इनपुट कहलाती है। कंप्यूटर को दो चीजें दी जा सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, डाटा और इंस्ट्रक्शंस। डाटा क्या होता है?
डाटा होता है, इंस्ट्रक्शन होती है बताना कि व्हाट टू डू, एंड डाटा होता है कि ऑन विच मतलब किन चीजों के ऊपर वो आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, 4+2 करना है आपने। ठीक है, अब इनमें जो 4 है और जो 2 है ये दोनों डाटा है, और ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट कि आपने 4 और 2 डाटा को प्लस ऑपरेशन के साथ आपने इनको प्लस करना है, ये एक इंस्ट्रक्शन बन गई। सही है, ये एक छोटी सी एग्जांपल है आपको समझाने के लिए डाटा और इंस्ट्रक्शन में फर्क। फिर आ जाता है डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। इसको देख लेते हैं। डायरेक्ट इनपुट होती है जो डायरेक्टली कंप्यूटर को दी जाती है सोर्स से, और वो डायरेक्टली रिसीव कर लेता है। ठीक है, जो डिवाइसेस डायरेक्ट इनपुट देती हैं उनको सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। वो कौन कौन सी है? स्कैनिंग डिवाइसेस है। स्कैनिंग डिवाइसेस क्या करती हैं? आप स्कैन करते हैं पेपर को, वो एज इट इज पेपर स्कैन होके कंप्यूटर में चला जाता है। माइक्रोफोन है, आप जो बोल रहे हैं इस वक्त, जो जब बोल रहे हैं, जो बोलते हैं वो माइक्रोफोन के जरिए कंप्यूटर में चला जाता है। या डिजिटल कैमरा है, जो तस्वीर खींची है एज इट इज चली जाती है। लेकिन एक होती है इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट होती है कि कंप्यूटर में जाने से पहले कुछ इंटरमीडिएट हैंडलिंग करनी पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। वो हम नहीं करते, मतलब अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं। ये कौन करता है? एग्जाम्पल क्या है इनकी, कि जब आप कीबोर्ड के जरिए कोई डाटा एंटर करते हैं या माउस के जरिए करते हैं, तो कीबोर्ड या माउस के जरिए जब आप डाटा एंटर करते हैं तो वो फिर जो इस फॉर्म में अंदर जाती है जिस फॉर्म को कंप्यूटर समझ सके, इंटरमीडिएट हैंडलिंग होने के बाद जाती है प्रोसेसर के पास या कंप्यूटर के पास। ठीक है, ये हमारी हो गई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैंडलिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिसके जरिए हम डाटा या इंस्ट्रक्शंस एंटर कर सकें, कंप्यूटर को दे सकें, वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस हमेशा हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे। सही है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स होंगे जो कि यूजर से डाटा लेंगे, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि कंप्यूटर के जरिए कंप्यूटर उसको यूज कर सके। सही है, जनरल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? कीबोर्ड्स हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में माउस आ जाता है, और इस माउस के अलावा और मुख्तलिफ डिवाइसेस आ जाती हैं, वो हम पढ़ते हैं कौन सी हैं। या सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस है, ये सब हम देखेंगे। लेकिन मोस्ट पॉपुलर एंट्री इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और डिजिटल कैमरा। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है। अब कीबोर्ड से स्टार्ट लेते हैं। कीबोर्ड आ जाता है। कीबोर्ड हमारा जो होता है ये टेक्स्ट एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है, या न्यूमेरिक टाइप डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ना, ये सारी ये कीबोर्ड की शक्ल है जिसको आप सब जिससे वाकिफ होंगे। इसके ऊपर मुख्तलिफ बटन होते हैं, वो बटन कीज कहलाती हैं। सही है, वो बटन कीज कहलाती हैं। कीज मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। अल्फाबेटिक कीज हैं, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और फंक्शन कीज हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में एक जो कीबोर्ड होता है उसमें वैसे 100 कीज होती हैं। सही है, और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड को क्यूवर्टी कीबोर्ड बोलते हैं। क्यूवर्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी ये जो जहां से अल्फाबेट शुरू होते हैं, इसके फर्स्ट 6 लेटर्स जो हैं वो क्यूवर्टी हैं। यानी क्यू, ये देखिए क्यू, डब्ल्यू, ई, आर, टी और वाई, इसलिए इसको क्यूवर्टी कीबोर्ड कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं कीबोर्ड के। ये जो है ना, ये सारी कीज, ये जो फंक्शन कीज, ये वाली जो F1, F2, F3, ये सारी फंक्शन कीज कहलाती हैं। ये जो मेन हिस्सा है ये कीबोर्ड का मेन हिस्सा है, ये वाला। ठीक है, न्यूमेरिक कीज कौन सी है? ये वाली न्यूमेरिक कीज है सारी, ये वाली कीबोर्ड की न्यूमेरिक कीज कहलाती हैं, और ये सब जो है ये एडिशनल कीज कहलाती हैं। सही है, अब ये एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये कैसे, इनमें कौन कौन सी कीज आ जाती हैं। अच्छा, कौन कौन सी कीज आती हैं? फंक्शन कीज में आ जाती है F1, F2, F3, ये सारी जो है F12 तक, 1 से लेके 12 तक, ये सारी फंक्शन कीज हैं जो कि कुछ खास स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पे कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस फंक्शन की से कौन सा फंक्शन परफॉर्म कराना चाह रहा है। लेकिन ज्यादातर जो देखने में आया है मुख्तलिफ ज्यादातर एप्लीकेशंस में, F1 जो फंक्शन की है ना, वो हेल्प लेने के लिए यूज होती है। आप वर्ड पे हेल्प लेनी हो, F1 प्रेस कर दें, या एक्सेल पे लेनी हो, या और कुछ एप्लीकेशंस, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में हेल्प लेनी हो, तो F1 फंक्शन की से हेल्प ली जा सकती है। मेन कीबोर्ड जो होता है, ये जो हमारा मेन कीबोर्ड है, ये वाला, ये मेन कीबोर्ड, इसके अंदर क्या होता है कि मुख्तलिफ अल्फाबेट कैरेक्टर्स होते हैं, यानी ए बी सी, ये देखें क्यू डब्ल्यू, ये ए हो गया, इधर बी हो गया, ये सारे जो है अल्फाबेट कैरेक्टर्स हैं। और फिर नेक्स्ट दूसरा आ जाता है न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज है ये वाली 1 2 3, ये सब न्यूमेरिक कीज आ जाती हैं। सही है, न्यूमेरिक कीज नहीं, इसमें नहीं, हम मेन कीबोर्ड की बात कर रहे हैं। मेन कीबोर्ड में यहाँ पे है ये 1 2 3, ये न्यूमेरिक कीज भी मेन कीबोर्ड में पाई जाती हैं।
कुछ लैपटॉप्स में आजकल न्यूमेरिक मेन कीबोर्ड ही सिर्फ होता है, न्यूमेरिक कीज होती नहीं है। जो नेक्स्ट पार्ट हमने न्यूमेरिक कीज का देखना था, ये होती ही नहीं है। सही है। फिर आ जाता है स्पेशल कमांड कीज। ये स्पेशल कमांड कीज देखते हैं इनका क्या मकसद है, ये क्यों होती है। एक होती है एस्केप की, जो यहाँ पे मौजूद है, ये वाली एस्केप की होती है। एस्केप की किसी भी करंट एक्शन को कैंसिल करने के लिए यूज होती है। किसी भी एक्शन को, कोई काम हो रहा है उसको कैंसिल करना हो तो एस्केप की प्रेस कर दें। फिर आ जाती है टैब की। टैब की होती है ये वाली की, ये वाली। ये टैब की जो होती है, ये कोई 6 से 8 टैब्स को, टैब यानी स्पेसेस इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा इसका एक ये काम ये भी है कि ये एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में भी मूव हो जाती है। आपने कोई फॉर्म खोला हो, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस हो, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाना हो, आप टैब की भी प्रेस कर सकते हैं। सही है। फिर टैब के बाद अगली आ जाती है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो है ना, वो ये वाली की होती है, ये वाली की, ये कैप्स लॉक होती है। ये क्या करती है, अपर केस लेटर से, अगर अपर केस लेटर में लिखा जा रहा है डॉक्यूमेंट में तो लोअर केस में कर देती है, अगर लोअर केस में लिखा जा रहा है तो अपर केस में कर देती है। अपर केस का मतलब है बड़ी एबीसी, ये जो बड़ी एबीसी होती है, और लोअर केस का मतलब है छोटी एबीसी। ठीक है। अगर आप ये प्रेस करते हैं और कैप्स लॉक ऑन है, सही है, तो वो अपर में करेगा, अदरवाइज वो आपने दोबारा इसको प्रेस, अगर इसको छोटी एबीसी में लिखना है तो दोबारा कैप्स लॉक प्रेस कर दें। कैप्स लॉक टूगल की होती है, इसको टूगल भी बोलते हैं, TOGGLE। टूगल का क्या मतलब है, ये टोगल या टूगल जो भी, जिस तरह भी प्रोनाउंस करना है इसको करें। तो टूगल का मतलब है कि ये की एक दफा प्रेस करेंगे तो वो एक फंक्शन एक्शन करेगी, मतलब एक तरह से बिहेवियर उसका होगा। उस आप दोबारा वो प्रेस करेंगे तो वो बिहेवियर चेंज कर लेगी। आप दोबारा उस प्रेस करेंगे उस की को तो वो फिर से वापस पुराने वाले बिहेवियर पे आ जाएगी। सही है। फिर आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है, ये हमने कैप्स लॉक कर लिया। अब शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या करती है कि ये, अगर आपने इस वक्त आपका कैप्स लॉक ऑन है, यानी आप बड़ी एबीसी में लिख रहे हैं, तो आप शिफ्ट प्रेस करके ए लिखेंगे तो वो छोटी में लिखा जाएगा, लोअर केस में लिखा जाएगा। ठीक है। ये कि आप क्या करते हैं, आप अपना जो है लेटर का जो केस है वो इससे चेंज कर सकते हैं। एक ये इसका होता है। दूसरा ये है कि ये मुख्तलिफ जो है ना कीज के साथ मिलके भी एक्शन परफॉर्म करती है। इसको मुख्तलिफ कीज के साथ मिला के भी कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जा सकता है। ये शिफ्ट की है। अच्छा, शिफ्ट की एक यहाँ पे होती है, एक यहाँ पे भी होती है। सही है। 2 शिफ्ट कीज है, जबकि लैपटॉप्स में एक ही होती है। फिर आ जाता है कंट्रोल की। कंट्रोल की जो है ना, ये भी 2 होती हैं, एक यहाँ पे मौजूद है, एक ये यहाँ पे मौजूद है। ये अकेली तो खैर कुछ नहीं करती, ये किसी ना किसी की के साथ मिलके कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है। और ये मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में मुख्तलिफ अलग ऑपरेशन होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती है ना मुख्तलिफ एप्लीकेशन में। अगर आपने सेव करना हो तो कंट्रोल और एस दोनों को मिला के अगर आप प्रेस करें तो सेव का जो है ना ये कमांड होती है। सही है। किसी भी डॉक्यूमेंट को या एप्लीकेशन को, डॉक्यूमेंट को सेव करती है, ये फाइल को सेव करने के लिए यूज होती है। फिर आ जाती है बैक स्पेस। बैक स्पेस जो है ना, ये कीबोर्ड में है, ये वाली की, ये वाली की। सही है। ये ना, अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट के लेफ्ट साइड पे एक कैरेक्टर को रिमूव कर देगी और एक कर्सर पीछे ले आएगी। अच्छा, एक इसके अंदर और होती है, वो आगे देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ। डिलीट की, वो मैं चले वो एडिशनल कीज में आते हैं फिर देखते हैं। एक होती है एंटर की। एंटर की क्या करती है, एंटर की कोई न्यू लाइन इंसर्ट करनी हो पैराग्राफ में, सही है, या आपने नया पैराग्राफ इंसर्ट करना हो तो वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर, तो वो एंटर की प्रेस करते हैं। लेकिन मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में ये सिलेक्शन के तौर पे भी इसका इस्तेमाल होता है। किसी चीज को सिलेक्ट करना हो तो एंटर की प्रेस कर दे। ठीक है। फिर आ जाती है न्यूमेरिक कीज। ये न्यूमेरिक कीज कुछ कीबोर्ड में, ये वाला पार्ट है, ये वाला कुछ कीबोर्ड में मौजूद होता है, कुछ कीबोर्ड में नहीं मौजूद होता। अच्छा, इसके अंदर एक ये की है, ये देख ले, ये नम्स लॉक। ये नम्स लॉक को देख ले गौर से। नम्स लॉक भी टूगल की है। नम्स लॉक क्या करती है कि अगर ये ऑन हो, सही है, अगर इसको आप एक दफा प्रेस कर दें तो क्या होता है कि ये 1 2 3 ये वाले डिजिट्स जो है ना, ये 1 2 3 4 ये वाले डिजिट्स मतलब की उनको एंटर करने लग जाती है। लेकिन अगर आप इसको नम्स ब्लॉक को दोबारा ऑफ कर दें तो क्या होगा कि जो इसके नीचे वाला जो है ना, ये देखें नीचे, ये जो मुख्तलिफ छोटी छोटी हैं, जो ये आप ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 के नीचे एंड लिखा हुआ है, ठीक है, 2 के नीचे एरो की है। तो ये क्या करती है कि ये वाले नीचे वाले जो है ना कि ये वाला काम परफॉर्म करना शुरू हो जाती है। सही है, ये नम्स ब्लॉक की वजह से। अच्छा, फिर आ जाते हैं इन, ये सब कीज करती क्या है। 1 2 3 का तो आपको पता है कि ये क्या करती है। ये 1 को प्रेस करेंगे तो 1 लिखा जाएगा, 2 को करेंगे 2 लिखा जाएगा। नीचे वाली को देख लेते हैं कि ये क्या करती है। एंड की जो है ना,
एंड की करती है कि किसी लाइन में आप अगर मौजूद हैं किसी डॉक्यूमेंट में, उस लाइन की एंड पे ले जाएगी आपको, ठीक है, कर्सर लाइन के एंड पे चला जाएगा। जो ये है, ये एरो कीज हैं, ये सारी लेफ्ट, ये राइट एरो, ये डाउन एरो, ये लेफ्ट एरो, ये अप एरो, ठीक है। होम की क्या करती है कि कर्सर को बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे ले आती है या बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ पे ले आती है। पेज डाउन क्या करती है, पेज डाउन, PGDN, ये पेज डाउन है, इसका मतलब है ये पेज 1 पेज डाउन करती है, और पेज अप जो है ये 1 पेज अप ले जाती है कर्सर को। और इंसर्ट की, ये भी टूगल की है। इंसर्ट की क्या करती है, ये ओवरराइट मोड और इंसर्ट मोड, इनमें जो है ना, इनमें चेंज कर देती है। अगर आप ओवरराइट का मतलब है कि ये इस वक्त जो है ना इंसर्ट का, फॉर एग्जांपल ये इंसर्ट, मेरा कर्सर यहाँ पे है और ये विंडोज लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, और मैं इसके आगे एक्स जो है ना वो प्रिंट करना चाह रही हूँ, तो ये W आगे हो जाएगा और X यहाँ आ जाएगा। ये कौन सा मोड है, इंसर्ट मोड। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये इंसर्ट मोड नहीं, मेरा ओवरराइट मोड है, तो क्या होगा, W की जगह पे X लिखा जाएगा, W रिमूव हो जाएगा, X लिखा जाएगा, ये ओवरराइट मोड होगा। ये इन दो मोड्स में फर्क है। अच्छा, डिलीट, ये DEL, ये डिलीट है। डिलीट क्या करती है कि फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगी तो N मिट जाएगा, N रिमूव होगा। अगर मैं डिलीट की दबाऊंगी तो ये जो D है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि जो बैक स्पेस है वो वन कर्सर, एक कर्सर जो है जहां पे कर्सर मौजूद है उसके लेफ्ट साइड पे डिलीट करेगी एक कैरेक्टर को, और एक कर्सर लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा। जबकि डिलीट की क्या करती है, कर्सर वहीं का वहीं खड़ा रहता है और राइट साइड के एक कैरेक्टर को डिलीट कर देती है, ठीक है। ये फर्क है इन दोनों में। फिर आ जाता है एडिशनल कीज। कुछ एडिशनल इसके अलावा भी और कीज हैं, जो कि ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन है ये सारा, इसमें एरो कीज आ जाती हैं, ये चारों की चारों एरो कीज है, सही है। इसके अलावा इंसर्ट, डिलीट, होम, पेज अप, पेज डाउन, ये सारी मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सब वो वाली कीज है, ठीक है। ये कीज यहाँ पे भी मौजूद है, ये यहाँ पे भी मौजूद थी न्यूमेरिक कीज में भी। अच्छा, फिर आ जाती है ये यहाँ पे देखें, ये प्रिंट स्क्रीन, ये प्रिंट स्क्रीन का है। ये क्या करती है, प्रिंट स्क्रीन पूरे जो स्क्रीन है उसका पहले प्रिंट लेके उसकी कॉपी, उसकी एक तस्वीर क्लिप बोर्ड पे सेव कर देती है। आप उस क्लिप बोर्ड से कहीं पे भी, क्लिप बोर्ड एक मेमोरी का एक हिस्सा होता है, जब आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V का भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, आप कंट्रोल-C करते हैं तो वो यानी कि कॉपी हो जाता है, और वो कॉपी होके क्लिप बोर्ड में चला जाता है, ठीक है। फिर जब आप कहीं भी कंट्रोल-V करते हैं तो क्लिप बोर्ड से दूसरी जगह पे जाके पेस्ट हो जाता है। सो ये प्रिंट स्क्रीन का क्या करती है कि स्क्रीन का स्क्रीनशॉट जिसको बोलते हैं, आप लोग आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, स्क्रीनशॉट को क्लिपबोर्ड में सेव कर देती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का बटन जो होता है ये वाला है, ये भी टॉगल होता है। आप इससे स्क्रॉल को, स्क्रॉल बार जो होता है वो लॉक भी कर सकते हैं, स्क्रॉलिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉज। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी, बहुत तेज एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं, उनको रोकने के लिए आप ये पॉज का बटन जो होता है, ये पॉज का बटन है, ये प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक और बटन है विंडोज का, जो इस वक्त यहाँ पे इस कीबोर्ड में मौजूद नहीं है, लेकिन आजकल कीबोर्ड में आता है, वो यहाँ पे कहीं पे मौजूद होता है, जिसमें 4 खिड़कियां बनी होती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये स्टार्ट स्क्रीन पे ले जाने के काम आता है, स्क्रीन को स्टार्ट स्क्रीन पे ले जाता है, स्टार्ट मेन्यू में ले जाता है, सॉरी, स्टार्ट मेन्यू में ले जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस एक स्मॉल सिंबल होता है स्क्रीन के ऊपर, जो कि यूजुअली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इस्तेमाल हो रहा होता है, सही है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में इस्तेमाल होता है। ये क्या करते हैं, आप इससे टेक्स्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें ग्राफिक्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स उनके साथ काम कर सकते हैं, जैसे कि बटन्स, आइकन्स, मेन्यू, कमांड्स, ये सब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हैं कंपोनेंट्स, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, आपने कोई फोल्डर ओपन करना है, या आपने कोई जो है फाइल फोल्डर ओपन करनी है, या आपने प्रोग्राम रन करना है, ये सारे काम कौन करता है, ये सारे पॉइंटिंग डिवाइसेस की पर्पसेस है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, आपने कोई ड्राइंग करनी है या मैप्स बनाने हैं, ड्राइंग, ग्राफ्स एंड मैप्स, इन सब पर्पसेस के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, पॉइंटिंग डिवाइसेस के कुछ हैं जो कि माउस आ जाता है, नाम है, ये हम सारे अभी पढ़ेंगे कौन से हैं नाम जो हैं, ये माउस, ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, ये सारे एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं, सही है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, माउस। माउस क्या करता है, ये माउस की शक्ल बनी हुई है। माउस क्या करता है कि
स्क्रीन के ऊपर कमांड्स, जो कर्सर या पॉइंटर, इसको कर्सर भी बोलते हैं पॉइंटर भी बोलते हैं, स्क्रीन के ऊपर निशान एक एरो का दिख रहा होता है, जब आप माउस हिलाते हैं तो वो निशान भी उसके साथ साथ मूव करता है। तो यूजर उस माउस को मूव करने के लिए, माउस मूव करता है उसके साथ साथ स्क्रीन के ऊपर वो पॉइंटर भी मूव होता है। ये किसी ना किसी वायर के साथ कनेक्टेड होता है, बल्कि आजकल यूएस, और वो वायर यूएसबी पोर्ट में, सिस्टम यूनिट में यूएसबी पोर्ट पे लगी होती है। लेकिन आजकल जो है ना वायरलेस माउस भी आ रहे हैं। इसके ऊपर एक व्हील होता है और 2 या 3 बटन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। व्हील्स जो होता है, ये व्हील्स होते हैं, ये एक व्हील यहाँ पे है, व्हील स्क्रॉलिंग के लिए यूज होता है, और बटन जिसके लेफ्ट बटन और राइट बटन होते हैं। ठीक है, ये बटन भी इस्तेमाल होते हैं। आप इसके साथ लाइंस, कर्व्स, फ्री हैंड शेप, स्क्रीन पे कुछ भी मतलब इन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफिक्स, अगर आपने ग्राफिक्स का काम करना है तो ये आपको अलाउ करता है। माउस 2 तरह के होते हैं, मैकेनिकल और ऑप्टिकल। मैकेनिकल का मतलब है ये पुराने दौर में आते होते थे, अब तो नहीं आ रहे, अब तो ऑप्टिकल ही आते हैं सारे। आजकल के माउस के नीचे लाइट होती है। जो पुराने दौर के पहले इतने पुराने दौर भी नहीं, मतलब हमारे बचपन के जो दौर था उसमें मैकेनिकल माउस होते थे, जब नया काफी, हाँ जी। तो वो ना स्मॉल रबड़ होती थी, एक छोटी सी रबड़ होती थी या मेटल बॉल होती थी, माउस के नीचे एक बॉल होती थी, और जब जैसे ही वो बॉल जिस तरह रोटेट करती थी उसी तरह पॉइंटर की मूवमेंट होती थी। पॉइंटर यानी कि जो कर्सर है जो स्क्रीन के ऊपर, वो वैसे वैसे मूव करता था। एक छोटा सा रबर पैड भी होता था माउस के साथ, उस रबर पैड के ऊपर ही माउस मूव करता था। अगर उस रबर पैड को आप नहीं इस्तेमाल रखते थे तो इतना अच्छा माउस की मूवमेंट सही नहीं होती थी। और लेकिन अब ये बहुत ही रेयरली यूज है, यानी कि इनका इस्तेमाल नहीं होता। अब उसकी जगह ऑप्टिकल माउस ने ले लिया, जिनके नीचे ना तो कोई बॉल होती है, वो लेजर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी के जरिए ही ये डिटेक्ट करते हैं कि माउस की क्या मूवमेंट है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर्स में ऑप्टिकल माउस ही चलते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं ट्रैक बॉल। पॉइंटिंग, ये भी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये ट्रैक बॉल जो होता है, ये इसकी बॉल, अच्छा माउस की बॉल नीचे होती थी, जबकि ट्रैक बॉल की बॉल ऊपर की तरफ होती है। होता ये भी माउस की शक्ल का ही है, लेकिन इसकी ऊपर की तरफ बॉल होती है। अच्छा, और इसको आपको माउस को हिलाना पड़ता था जब आप माउस के साथ काम करते थे। ट्रैक बॉल में, ट्रैक बॉल अपनी जगह पे वो पड़ी रहती थी डिवाइस। आप उस बॉल को ऊपर से उंगलियों से, हाथ से, फिंगर से, या अपने पाम से, यानी कि अपने हथेली से आप इसको हिला सकते थे। जैसे जैसे ये बॉल हिलती थी वैसे वैसे स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर हिलता होता था। सही है। तो माउस जो है इसके, सॉरी, ट्रैक बॉल के भी बटन्स होते थे, आप बटन्स के जरिए भी कमांड दे सकते थे। ये लैपटॉप कंप्यूटर में भी आता था, ये फिक्स्ड कीबोर्ड के ऊपर फिक्स होता था, जैसे इस शक्ल में बना हुआ है ना। और इसको सेपरेट एक इनपुट डिवाइस के तौर पे भी ले सकते थे, जैसे कि ये है। लेकिन आजकल बहरहाल ये भी यूज नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है टच पैड। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ये प्रेशर सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी ये प्रेशर इसके ऊपर, अपने ऊपर जहां जहां प्रेशर फील करती है उसके अकॉर्डिंग माउस की मूवमेंट होती है स्क्रीन के ऊपर। इसको ट्रैक पैड भी बोलते हैं, टच पैड भी बोलते हैं, ट्रैक पैड भी बोलते हैं। ये स्टेशनरी डिवाइस है, यानी कि एक जगह खड़ी रहने वाली डिवाइस है, इसका कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, ये हिलती नहीं है। एक छोटी सी फ्लैट सरफेस होता है, सेंसिटिव पैड होता है। ये लैपटॉप्स के ऊपर यही इस्तेमाल होता है, ये जो लैपटॉप्स में होता है ना, ये जो सही है। इसके ऊपर आप फिंगर टिप के साथ आप इसको फिंगर के जो आपकी उंगली का किनारा है, इसके ऊपर उंगलियों से आप इसको मूव करते हैं। अच्छा, इसके भी 2-3 बटन होते हैं, 2 बटन होते हैं, और वो भी माउस बटन की तरह ही काम करते हैं। नॉर्मली ये लैपटॉप में होता है, या कीबोर्ड, जो कई कीबोर्ड्स के साथ भी ये आ रहा है, टच पैड। फिर नेक्स्ट आ जाता है पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक पे प्रेशर सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होती है। ये पॉइंटिंग स्टिक ऐसी होती थी, बिल्कुल पेंसिल रेजर की तरह होती थी। ये कीबोर्ड कीज के दरमियान होती थी। कौन सी कीज थी? जी, एच और बी। इन कीबोर्ड की ये जो 3 कीज हैं, इनके दरमियान में यहाँ पे ये पॉइंटिंग स्टिक होती थी। तो ये क्या करती थी, ये भी जब आप इस जो है ना, जैसे ही आप इस पॉइंटिंग स्टिक को जिस तरफ को पुश करते थे, जिस तरफ को आप इसको दबाते थे, उसी तरफ को ये स्क्रीन के ऊपर मूव करती थी। नॉर्मली ये कीबोर्ड, सॉरी, नोटपैड कंप्यूटर या लैपटॉप में होती थी, लेकिन अब बहरहाल इसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। आजकल टच पैड ही है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी डिवाइसेस होती थी और कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल की जा सकती हैं। अच्छा, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक जो है ये वर्टिकल हैंडल होता है, ये हैंड हेल्ड स्टिक होती है।
ये स्टिक होती है जिसकी बेस होती है, बेस के ऊपर होती है ये, बेस का मतलब है इसके नीचे खड़े होने के कुछ, ये जहां पे खड़ी हुई है इसकी कुछ जगह होती है। अच्छा, ये क्या करती है, ये जिधर को इसको मूव करते हैं उस तरफ को ये स्क्रीन पे पॉइंटर को मूव करती है। और इसके भी 2-3 बटन होते हैं। ये बहुत सारे कुछ एक्शंस जो है या इवेंट्स के लिए यूज होती है। अच्छा, बेसिकली ये वीडियो गेम्स के लिए यूज होती है। अक्सर आपने अगर कहीं वीडियो गेम्स देखी हो तो वीडियो गेम्स में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। वो जैसे इसकी एक शक्ल की थी, वो जो PS4 वगैरह इस किस्म की चीजें आ रही थी, उनमें भी इस्तेमाल होती है। या आप वीडियो गेम्स अगर कभी देखें आप जो है ये जो आते होते थे, अच्छा खैर बहरहाल, अच्छा ये जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, इनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन टच सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन होती है, स्क्रीन के जरिए इनपुट दी जाती है। स्क्रीन ही ऐसी होती है कि आप स्क्रीन को टच करते हैं और फिंगर टिप से करें, चाहे स्टाइलस से, स्टाइलस होता है एक छोटा सा एक चीज होती है, स्टिक सी होती है जिसके आगे रबड़ सी होती है, और वो ताकि टच स्क्रीन खराब ना हो। हाथों की नाखून भी होते हैं ना, नाखूनों से कई लोग परहेज करने के लिए स्टाइलस का इस्तेमाल भी करते हैं। अच्छा, इसका क्या तरीका होता है कि ये इसकी इसकी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उसके ऊपर सारे मेन्यूज होते हैं। उन मेन्यूज में सिलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल डिवाइसेस होती हैं, आपके लैपटॉप स्क्रीन हैं, आजकल तो जो टच स्क्रीन लैपटॉप्स भी आ रहे हैं, टैबलेट्स होते हैं जो बड़े स्क्रीन के बड़ी स्क्रीन वाले जो मोबाइल होते हैं, उसमें अक्सर में टैबलेट्स में सिम होती है, कुछ में नहीं भी होती। अच्छा, बगैर सिम वाले टैबलेट्स भी आते हैं और सिम वाले भी आते हैं। इसके अलावा एटीएम इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जो एटीएम मशीन है उसकी भी वो स्क्रीन होती है, आप स्क्रीन के जरिए सारी की सारी अपने ट्रांजैक्शन करते हैं या जो भी आपने काम करना होता है ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा वेंडिंग मशीन जो आजकल बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, वेंडिंग मशीन जिसके जरिए आप उसके अंदर खाने पीने की चीजें पड़ी होती हैं, स्क्रीन से ही आप उसको इनपुट देते हैं और उसके जरिए आप अपना जो भी खरीदारी करनी होती है वो कर लेते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है मल्टी टच स्क्रीन। मल्टी टच स्क्रीन है, कुछ स्क्रीन आजकल जो आ रही हैं कि पहले होता था कि सिंगल टच, इसका मतलब है आपने जहां उंगली प्रेस की वो सिर्फ उसी उंगली को जो है ना डिटेक्ट करता था। अब मल्टी टच स्क्रीन आ रही है, जैसे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल में, जो तस्वीर जूम करते हैं, दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। दो उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए हम उंगलियों को फैलाते हैं। यानी मल्टी टच क्या मतलब है कि वो स्क्रीन के ऊपर दो पॉइंट्स के ऊपर, स्क्रीन पे दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स जो हैं उनको वो सेंस कर रहा है और उनके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। मल्टी टच जो है यानी ज्यादा मल्टीपल जगहों से, मल्टीपल लोकेशन से अगर स्क्रीन को टच किया जाए तो वो उस चीज को समझ रहा है, सेंस कर रहा है, उसको मल्टी टच स्क्रीन कहते हैं। फिर आ जाता है लाइट पेन। ये हैंड हेल्ड पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होती है, बिल्कुल पेन की तरह होती है। ये जैसे तस्वीर में शो हो रहा है, अगर आप तस्वीर देखें, एक पेन होता है और ये डिस्प्ले स्क्रीन है। डिस्प्ले स्क्रीन के साथ ये पेन अटैच होता है किसी ना किसी वायर के साथ। लाइट सेंसिटिव डिवाइस होती है जो है एक जो है इस डिवाइस के साथ पेन भी मौजूद होता है। आप इस पेन को स्क्रीन पे जो भी चीज सिलेक्शन करनी होती है उस स्क्रीन के पास पेन ले जाके बटन प्रेस करते हैं, तो वो जो सिस्टम होता है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि स्क्रीन के किस पिक्सल या किस लोकेशन के ऊपर ये बटन प्रेस किया गया, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये ज्यादातर यूज होता है, इंजीनियर्स करते हैं इसको या ग्राफिक डिजाइनर्स यूज करते हैं। इसके लिए इसका मॉनिटर भी स्पेशल होता है, ताकि इसके पिक्सल्स को डिटेक्ट किया जा सके। वो फिर पेन और मॉनिटर ये दोनों इकट्ठे कॉम्बिनेशन में आते हैं। अच्छा, ये पीडीएस में इस्तेमाल होता है इसका, या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स में कभी कभार इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आ जाता है पेन बेस्ड सिस्टम। पेन बेस्ड सिस्टम जो है ये पेन लाइक इनपुट डिवाइसेस होती हैं, यानी कि स्टाइलस भी बोलते हैं इनको। ये भी हैंड राइटिंग या मार्क्स, आपने कंप्यूटर में अपने हैंड राइटिंग में डाटा एंटर करना हो तो वो स्टाइलस ये पेन बेस्ड सिस्टम के जरिए किया जा सकता है। तो हैंड रिटन इंफॉर्मेशन को या मार्क्स या जो भी आप हाथों से जो लिखते हैं उस इंफॉर्मेशन को उस फॉर्म में स्टोर कर लेता है जिस फॉर्म में कंप्यूटर समझ सके। जो हैंड हेल्ड पीडीए है वो इसकी एग्जांपल है। फिर आ जाता है डिजिटाइजर एंड ग्राफिक टैबलेट्स। ये एक ही चीज है, इसका दो नाम है, एक इसको डिजिटाइजर भी बोलते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट भी बोलते हैं। ये क्या करती है, इनके ऊपर टच स्क्रीन नहीं होती, ये एक प्लेट सी होती है, यानी एक स्लेट सी होती है। एक ग्राफिक टैबलेट होता है, डिजिटाइजर होता है, जो कि एक फ्लैट या रेक्टेंगुलर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, एक पैड होता है, जैसे ये आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। इसके साथ पेन होता है, पेन को स्टाइलस भी बोलते हैं और पक भी बोलते हैं।
ये दोनों चीजें कनेक्टेड होती हैं इस टैबलेट के साथ, इस ग्राफिक ये इस इलेक्ट्रॉनिक पैड के साथ, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के साथ। जब भी आप लिखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की लोकेशन को डिटेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग सारी इनपुट ले लेता है। एप्लीकेशन इसकी कहाँ है कि बड़े बड़े मैप्स बनाने में या इंजीनियरिंग ड्राइंग्स बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, जिसमें आपको फ्री हैंड ड्राइंग चाहिए होती है, यानी आप हाथों से खुद ड्राइंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर के जरिए नहीं। तो ग्राफिक टैबलेट्स के जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। ये एक अलग डिवाइस है ना, ये कंप्यूटर के साथ फिर अटैच होती है। जो भी इनपुट होती है इसकी, वो कंप्यूटर जो भी आप इसके ऊपर इनपुट करते हैं वो कंप्यूटर के पास चली जाती है। हर ये जो रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है ना, इसके पॉइंट्स के जरिए कि ये किस पॉइंट पे इस पेन को टच किया गया है, वो उस पोजीशन को डिटेक्ट कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग ड्राइंग सारा ड्रॉ कर लेता है। अच्छा, इसकी जो स्टाइलिस है ना, ये बिल्कुल माउस की तरह भी होता है, और जो है ना पक्ष या स्टाइलस, ये बिल्कुल माउस की तरह का होता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? आप किसी इसके जरिए आप कोई नई ड्राइंग बना भी सकते हैं, कोई आप इमेज कॉपी कर सकते हैं, या पुरानी इमेजेस को ट्रेस कर सकते हैं। एक इमेज रखी इसके ऊपर और उस इमेज के ऊपर पेन फेरना शुरू कर दिया, वो नीचे उस कागज ऊपर रख के ऊपर नीचे पेन फेरना शुरू कर दिया, तो क्या होगा कि वो ड्राइंग ड्रॉ होती चली जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर। जिस तरह अक्सर आप बचपन में करते थे ना, कार्बन पेपर रख के कार्बन पेपर के ऊपर आप कुछ भी लिखते थे तो वो नीचे वाले पेपर पे एज इट इज कॉपी हो जाता था। तो आप यही समझें कि नीचे ये जो बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड या ग्राफिक्स टैबलेट है, वो टैबलेट क्या करेगा कि कंप्यूटर के अंदर वो कॉपी करता रहेगा। सही है। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। अब ये नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो गया है। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो होती हैं, ये डायरेक्ट डाटा एंट्री करती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। सही है। ये डिवाइसेस जो हैं, इनको डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस भी बोलते हैं। डायरेक्ट डाटा एंटर करती हैं, कोई इंटरमीडिएट हैंडलिंग की जरूरत नहीं होती इन डिवाइसेस को। ये इनमें कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं? ये बारकोड रीडर आ जाता है, मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस आ जाती हैं, फैक्स मशीन आ जाती है, इमेज स्कैनर आ जाती है। ये सब स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। स्कैनिंग के अलावा जो ऑडियो डिवाइसेस हैं, ये भी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती हैं। इनमें ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, वीडियो और डिजिटल कैमरा आ जाता है। अब इसमें आगे देखते हैं बारकोड और बारकोड रीडर क्या होता है। अक्सर आप लोग अपनी अगर डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग करने जाएं तो उसके साथ शॉपिंग के करने जाएं तो वो जो अक्सर होता है ना, वो जो स्कैनर लगा होता है और वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली बारकोड डिटेक्ट कर रहे होते हैं। बारकोड एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है। ये इस तरह की लाइंस होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, जिसकी मुख्तलिफ विड्थ होती है। ये वाली लाइंस ना, इनकी मुख्तलिफ विड्थ होती है। इन विड्थ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। सही है। तो ये बहुत ज्यादा यूज जो होने वाला बारकोड है वो यूपीसी बारकोड है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इस बारकोड को जब ये जो रीडर है, ये बारकोड रीडर है, इस बारकोड रीडर के आगे किया जाता है तो ये बारकोड रीडर इसको स्कैन करता है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में अगर गए हैं तो उधर आपने किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई इंफॉर्मेशन क्या होगी, किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर बारकोड लगा हुआ है, उस प्रोडक्ट का नाम, उसकी प्राइस, ये सब कुछ उसकी इंफॉर्मेशन में शामिल हो जाता है। तो ये सब कुछ वहां पे होगा। एक लेजर बीम है, लेजर बीम होती है वो, यानी कि एक लेजर बीम का मतलब है कि एक लाइट उसमें से निकल रही होती है रेड कलर की, आपने नोट की होगी। वो उस बारकोड को रीड करती है और डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है और सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को इनपुट करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाती है बारकोड रीडर के बाद, ये ऑप्टिकल स्कैनिंग डिवाइस इसलिए कहा गया है कि ये लाइट का इस्तेमाल करती है। फिर आ जाती है मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। मार्क एंड कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? ये स्कैन करती हैं या रीड करती हैं। किसको करती हैं रीड? मार्क एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन डिवाइसेस जो हैं, ये हैंड रिटन चीजों को या जो है ना रीड करने के लिए इस्तेमाल होती है। कुछ इंफॉर्मेशन पेपर पे प्रिंटेड हो या हैंड रिटन हो। इनमें कुछ आ जाती है, इनमें देख लेते हैं। सबसे पहले आती है MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये क्या करती है, इसकी एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल से ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि ये चेक्स जो होते हैं ना, बैंक के चेक होते हैं, उनके ऊपर होती है। उनमें एक मैग्नेटिक टेप होती है, नीचे नीचे एंड में होती है ना, ये ये मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है। ठीक है। इस इंक को MICR को दिया जाता है, वो उसको रीड करती है। उस चेक की कि ये चेक के इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होती है। आपको पता होगा कि जब भी चेक किसी को इशू किया जाता है, चेकबुक, तो वो किसी एक खास अकाउंट की खास चेकबुक होती है, तो अकाउंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर, और उसको फिर जब MICR के जरिए स्कैन किया जाता है तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है और उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में दे दिया जाता है। एग्जाम्पल इसकी यही चेक्स है। नेक्स्ट आ जाता है OMR। OMR ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन।
ये मार्क सेंसिंग डिवाइस है। अभी जब आप मैट्रिक के पेपर देके आए हैं उसमें आपको बबल शीट मिली होगी, उस बबल शीट में कुछ इस तरह का होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि आपने इस बबल शीट को फिल करना है। जब आप फिल कर लेते हैं, और ये भी कहा जाता है कि बाहर ना निकले, बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि ये खुद नहीं उन्होंने चेक करना होता। इस बबल शीट को इन्होंने ओएमआर को यानी ओएमआर यानी मार्क ऑप्टिकल मार्क्स रिकॉग्निशन डिवाइस को देना होता है, ताकि वो इसकी उसको मार्किंग कर सके। ठीक है, ये पेपर्स में अक्सर यूज होता है, या आपके बोर्ड में भी होता है। इससे पहले ये सैट और जीआरई यानी ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जो होता था, उन पेपर्स में इस्तेमाल होता था ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स को चेक करने के लिए। ये सर्कल्स या रेक्टेंगल्स होते हैं, इनको फिर चेक करता है, मतलब स्कैन करता है और फिर डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है लाइट बीम के जरिए। स्कैन लाइट बीम के जरिए करता है और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है ओसीआर। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कैरेक्टर्स का मतलब है कि आपने जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं उसको रिकॉग्नाइज करना है, उसको स्कैन करना है। तो वो कैसे करेगा कि प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं, अगर उनको भी कर सकता है, हैंड रिटन कैरेक्टर्स हो उनको भी करेगा डिजिटल कोड में कन्वर्ट, चाहे प्रिंटेड हो, चाहे टाइप रिटन हो, चाहे वो कंप्यूटर से प्रिंट किए गए हो या हैंड रिटन हो। अगर हैंड रिटन हो तो जरूरी है क्योंकि वो स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, उनका जो साइज डिफाइंड है। अगर वो कंप्यूटर से टाइप रिटन है या कंप्यूटर से प्रिंट किए गए कैरेक्टर्स हैं तो वो ओसीआर फॉन्ट में होने चाहिए। ये फॉन्ट डिफाइन किया गया है। ओसीआर फॉन्ट जो है वो कौन से एक्सेप्टेड है, ओसीआर ए यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड और ओसीआर बी यानी यूरोपियन स्टैंडर्ड। एप्लीकेशन इसकी क्या है कि जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं या प्राइस टैग्स होते हैं उनके ऊपर इनका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड प्लास्टिक कार्ड होता है जिसके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है, उसके एंड में आजकल जो हमारे आ रहे हैं ना एटीएम कार्ड्स, उनमें ये इस किस्म का होता है। ये क्रेडिट कार्ड्स, ये इस किस्म की मैग्नेटिक स्ट्राइप होती है। सारी इंफॉर्मेशन इस मैग्नेटिक स्ट्राइप के ऊपर स्टोर होती है। ये पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड्स यानी सीएनआईसी पे भी हो सकता है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में सीएनआईसी ऐसे नहीं बन रहे जिनके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्राइप्स हो। बहरहाल हमारे यहाँ एटीएम या डेबिट कार्ड ऐसे जरूर आ रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर होता है, वो रीडर इस इंफॉर्मेशन को जो है ना इस इंफॉर्मेशन का रीड कर सकता है। फिर आ जाता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड हमारे एटीएम कार्ड जिनके अंदर एक स्मार्ट कार्ड के अंदर क्या होता है, एक चिप लगी होती है। वो हमारे एटीएम कार्ड्स के अंदर भी चिप मौजूद होती है, बल्कि आजकल जो हमारे नए सीएनआईसी कार्ड्स आ रहे हैं उनमें भी आप गौर करें तो चिप मौजूद होती है। उस चिप के अंदर वो मेमोरी चिप होती है और उसके अंदर सारा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डाटा है उसके अंदर मौजूद होता है, और वो स्मार्ट कार्ड कार्ड रीडर के जरिए उसको रीड किया जा सकता है। ठीक है, और ये बेसिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। मोबाइल के सिम कार्ड में भी गौर करें, एक चिप होती है, आजकल सीएनआईसी में भी चिप आ रही है। तो ये या एटीएम कार्ड्स, ये सीएनआईसी भी वैसे इधर होना चाहिए था। तो वो भी जो है, क्योंकि वो आजकल बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ना, आप वो भी स्मार्ट कार्ड्स। और फिर आ जाता है फैक्स मशीन। नेक्स्ट आ जाती है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन को फैसिमाइल ट्रांसमिशन मशीन भी कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन को पेपर के ऊपर जो प्रिंट हुई होती है उसको टेलीफोन लाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजती है। तो ये भेजने का तरीका क्या है कि सेंडिंग साइड पे क्या होता है कि स्कैन करते हैं इंफॉर्मेशन को जो कि पेपर के ऊपर प्रिंट हुई होती है, उसको कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में टेलीफोन लाइंस के ऊपर वो इंफॉर्मेशन जा रही है, एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में, और फिर उसको सेंड कर देते हैं दूसरी रिसीविंग साइड वाली फैक्स मशीन को। रिसीविंग साइड पे क्या होता है, वो उसको रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है ओरिजिनल फॉर्म में, यानी उसको वापस अपनी फॉर्म में ले आके उसको पेपर के ऊपर प्रिंट कर देता है। ये फैक्स मशीन का आजकल इस्तेमाल बहुत ज्यादा ऑफिस में होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में तो बहुत ज्यादा जो सरकारी दफ्तर है उधर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये दो तरह की फैक्स मशीन होती है, डेडिकेटेड फैक्स मशीन और फैक्स मॉडम। डेडिकेटेड फैक्स मशीन इंडिपेंडेंट नॉर्मल फैक्स मशीन होती है। ये एक जगह से दूसरी जगह नॉर्मली डाटा जो है इंडिपेंडेंट होती है, सेंड कर देती है। जबकि फैक्स मॉडम कंप्यूटर के साथ फैक्स मशीन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुई होती है, यानी कंप्यूटर सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर ही और उसके साथ कनेक्ट हुई होती है, यानी कि जो डाटा आप सेंड और रिसीव कर रहे होते हैं वो कंप्यूटर के जरिए कर रहे होते हैं। ठीक है, एक डाटा एक फैक्स मशीन से दूसरी फैक्स मशीन को भेजा जा सकता है, यानी कंप्यूटर के अंदर अगर फैक्स मॉडम लगा हुआ है तो एक फैक्स मॉडम जो कंप्यूटर से दूसरी टेलीफोन को डाटा भेजा जा सकता है टेलीफोन लाइन से। फिर आ जाती है नेक्स्ट इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर को ग्राफिक स्कैनर भी कहते हैं। ये टेक्स्ट, ड्राइंग्स, फोटोग्राफ जो भी पेपर के ऊपर प्रिंटेड होता है उसको स्कैन कर सकती है। इमेज स्कैनर जो है स्कैन कर लेती है।
ये डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर लेती है। सही है। आपको आपने, हाँ चलिए फिर मैं आपको इसके बारे में हम दोबारा डिटेल में बात करेंगे। ये स्कैन्स द इमेज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर विद लाइट, लाइट के साथ करती है। जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल फोटोकॉपी मशीन देखी होगी, वो भी स्कैन ही कर रही होती है ना, पहले स्कैन करती है फिर उसका एज इट इज इमेज दूसरे पेपर के ऊपर निकाल देती है। तो इसी तरह वो लाइट के जरिए स्कैन करती है और लाइट जब पड़ती है पेपर के ऊपर तो वो ब्रेक डाउन कर देती है लाइट और डार्क डॉट्स को। जहां जहां ब्लैक होता है वहां वहां वो लाइट की वजह से वो छुप जाता है। इस तरीके से ये करती है। अच्छा, जहां जहां अगर कलर इमेज है तो वो सारे इमेज जो है, जो अगर कलर इमेज है तो उसको कलर डॉट्स में ब्रेक डाउन करेगी और उसको फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगी। ये टेक्निक, जिसमें द टेक्निक ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफिक इमेज एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, डॉट्स की फॉर्म में जो है इमेज को लेके आना, वो रास्टर ग्राफिक्स कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें, ये इसको पेपर में भी अक्सर आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। अच्छा, ये जो ग्राफिक इमेज एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स है, इसका मतलब समझे। जो इमेज होती है ना, आपने पढ़े होंगे ग्राफिक्स, आपने ये पढ़े होंगे ग्राफिक्स नहीं, आपने मैट्रिसेस पढ़े होंगे। ठीक है, मैट्रिक में पढ़ के आए होंगे। मैट्रिक्स में क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ क्या होते हैं, वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ये जितने भी आपने फिलहाल 2x2 का मैट्रिक्स पढ़ा होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम वाला। ठीक है, ये मुख्तलिफ होते हैं। इमेज में क्या होता है, इमेज में भी इसी तरह होता है कि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कंप्यूटर में जाके सेव होती हैं। इस मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि ये वाली जो लोकेशन है ना, ये डिफाइन करती है कि इमेज में फलां डॉट जो है ना, ये इस लोकेशन का डॉट है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कलर को डिफाइन करती है। ठीक है, कंप्यूटर में इस हमारे यहाँ कंप्यूटर, हमारे जो कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में अगर तस्वीर को लेके जाया जाए तो वो इस सूरत में लेके जाया जा सकता है। सही है, इसलिए कहा गया है कि द टेक्निक, ये ग्राफिक इमेज को एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स, ये डॉट्स जो है ना, ये एक एक डॉट को ये एक एक एलिमेंट जो है ये एक एक डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉट यानी पिक्सल को। सही है, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑडियो एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग एनी साउंड इनटू द कंप्यूटर। आपने कोई साउंड, कोई आवाज को कंप्यूटर में लेके जाना है। आपको पता है साउंड क्या होती है, फिजिक्स में आपने शायद पढ़ा हो कि साउंड इज अ वेव, वेव की सूरत में होती है। सही है, तो ये साउंड जो है वो वेव की सूरत में होती है। अच्छा, साउंड क्या हो सकती है, वो कोई स्पीच हो सकती है, गाना, म्यूजिक हो सकता है, गाने सुनते हैं ना कंप्यूटर में, ये म्यूजिक हो सकता है, या कोई और दूसरी साउंड भी हो सकती है। तो जब आप इसको कंप्यूटर में एंटर, जो जिस डिवाइस के जरिए एंटर करते हैं वो डिवाइस क्या कहलाती है, ऑडियो इनपुट डिवाइस, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन। और साउंड कार्ड, ये बहुत जरूरी है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि साउंड जो है ना वो वेव्स की सूरत में होती है। वेव्स का मतलब है इस सूरत में होती है, ऐसी सूरत में होती है। ठीक है, जब जब हम बोलते हैं तो ये यानी एनालॉग फॉर्म में होती है। तो जब साउंड कार्ड, माइक्रोफोन फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है जिसके जरिए आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और कंप्यूटर के अंदर भेज रहे हैं। कंप्यूटर हमारा होता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल सूरत में, यानी कि 0101 की फॉर्म में इसके अंदर डाटा सेव होता है, डिजिटली डाटा सेव होता है। डिजिटली का मतलब क्या है, कंप्यूटर जो है ना हमारा चिप से बना है, इलेक्ट्रॉनिक चिप से बना है। उस इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स और मल्टीपल क्या होते हैं, सर्किट्स होते हैं। अगर सर्किट हमारा ऑन हो तो इसका मतलब है कि ये 1 है, अगर सर्किट ऑफ हो इसका मतलब है 0 है। तो पूरा जो हमारा कंप्यूटर है, हम जो कहते हैं ना 1010 यानी मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में सारा कंप्यूटर में डाटा सेव होता है, तो वो इसीलिए कहते हैं कि ये सर्किट की फॉर्म में है। अगर सर्किट का एक सर्किट ऑन है तो वो 1 होगा, अगर ऑफ है तो 0 होगा। तो इस तरह जब मल्टीपल सर्किट्स इस तरह आ जाते हैं और वो एक कॉम्बिनेशन बन जाता है ऑन ऑफ का, तो वो सारे मिलके कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कंप्यूटर को। सही है, तो हमने अब साउंड हमारा इस फॉर्म में है, एनालॉग फॉर्म में। सही है, हमने इसको अब जो है कंप्यूटर में लेके जाना है। हम एनालॉग में तो नहीं लेके जा सकते, सेव करना होगा तो डिजिटल में करना होगा। हमने सर्किट बोर्ड के ऊपर इसको सेव करना है, यानी मेमोरी जो है वो सर्किट बोर्ड ही है ना। तो क्या करेंगे, हम एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे इनटू डिजिटल फॉर्म, और वो कौन करेगा, वो साउंड कार्ड करेगा, और फिर उसको हम कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब नेक्स्ट आ जाता है, इसके बाद देखते हैं वीडियो इनपुट डिवाइस। वीडियो क्या होता है, तो वीडियो इनपुट वैसे होती क्या है कि वीडियो डाटा को कंप्यूटर में लेके जाना, वीडियो कैप्चर करना, यानी
इसको वीडियो इनपुट भी बोलते हैं, वीडियो कैप्चर भी बोलते हैं। वीडियो एक्चुअली होती क्या है कि ये मूविंग पिक्चर्स होती हैं या फुल ऑफ मोशन इमेजेस होती हैं। होता पता है कैसे है? ये होता ऐसे है कि पहले एक इमेज होती है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, दूसरी इमेज होती है, फिर थोड़ा सा चेंज आता है, तीसरी इमेज होती है। ये इमेजेस जब एक साथ इकट्ठी जो है इनको जब देखा जाए तो ऐसे फील होता है जैसे कि मूवमेंट हो रही है। तो जब बहुत सारी इमेजेस, ये जो वीडियो होती है ना, बहुत सारी इमेजेस का एक कलेक्शन होती है। तो बहुत सारी जब इमेजेस होती हैं उनको आप शुरू से लेके आखिर तक एक स्पीड के साथ अगर देखें तो वो एक वीडियो की शक्ल में आ जाती है। इसकी एग्जांपल अगर ली जाए तो वो एक मूवी थी जो आई थी, एक थी मूवी थी जिसके अंदर वो बच्चा जो था, वो बच्चा डिसेबल था। उस मूवी का नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें उसने एक बुक बनाई होती है, उस बुक में हर पेज के ऊपर ड्राइंग करता रहता था। उस बुक को जब वो उस पेजेस को एक साथ जब खोल के देखता था तो वो ऐसे लगता था जैसे कोई वीडियो चल रही हो। में आ जाता है वीडियो इनपुट डिवाइसेस में वीसीआर या वीडियो कैमरा, इनके जरिए वीडियो कैप्चर की जा सकती है। इसका भी सेम वही मसला है कि वीडियो कैप्चर कार्ड जरूरी है। एक वीडियो कैप्चर कार्ड एक स्पेशल बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि कनेक्ट होता है वीडियो इनपुट डिवाइस के साथ। ये क्या करता है? ये वीडियो सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ताकि कंप्यूटर उसको यूज कर सके। सही है। अच्छा, टाइप्स ऑफ वीडियो कैप्चर कार्ड, दो तरह के टाइप्स होती हैं वीडियो कैप्चर कार्ड्स की। दो तरह के वीडियो कैप्चर कार्ड होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड। फ्रेम ग्रैबर क्या करता है? सिंगल फ्रेम, अच्छा मैंने आपको बात बताई ना अभी कि हमारी मल्टीपल इमेजेस जो होती है ना, मल्टीपल इमेजेस हो, पहली इमेज आई, ठीक है, दूसरी इमेज आई, तीसरी इमेज आई, चौथी इमेज आई, ये सैकड़ों के हिसाब से इमेजेस आती हैं। तो जब ये सैकड़ों के हिसाब से जो इमेजेस आती है ना, इनको बोलते हैं, ये एक इमेज एक फ्रेम कहलाती है। एक इमेज एक फ्रेम कहलाती है, एक किसका? वीडियो का। सही है, ये एक फ्रेम कहलाएगी। अच्छा, अगर फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड क्या करता है? ये एट अ टाइम एक फ्रेम को, सिंगल फ्रेम को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, यानी एक इमेज को कन्वर्ट करता है। तो यानी आप कह ली थी तारे जमीन पर। सही है, तारे जमीन पर, वो आपको अगर याद हो तो वो उसमें किसी ने अगर देखी हो तो उसके अंदर भी वो इसी तरह होता है कि उसने एक कॉपी बनाई होती है, उस कॉपी पे एक एक पेज के ऊपर एक एक तस्वीर बनाई होती है। और उस तस्वीर को जब वो जो कॉपी अपनी उसको खोलता है, उसको देखता है, तो ऐसे लगता है जैसे वो तस्वीर मूव कर रही हो, वो एक वीडियो बन जाती है। और एक पेज एक सिंगल फ्रेम होता है। इसी तरह कंप्यूटर में मल्टीपल जो कलेक्शन ऑफ इमेजेस होती हैं जिनको मिलके एक वीडियो बनती है, तो वो एक इमेज एक फ्रेम कहलाएगी। फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड क्या करता है कि एट अ टाइम एक फ्रेम को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सही है। अच्छा, फुल मोशन वीडियो कार्ड क्या होता है? ये फुल मोशन वीडियो कार्ड, इसको अडॉप्टर भी बोलते हैं। ये 30 फ्रेम्स पर सेकंड, इस रेट पे 30 फ्रेम्स पर सेकंड की रेट पे वीडियो को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। सही है। और ये कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग मोशन पिक्चर जो है ना, उसका इफेक्ट देता है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा, इससे तो आप सब वाकिफ होंगे, ये तो आप लोगों के अपने हाथों में भी सबके मौजूद होता है। ये पिक्चर्स को कैप्चर करता है और उनको डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर देता है। तो नंबर ऑफ पिक्चर्स दैट अ डिजिटल कैमरा कैन स्टोर डिपेंड्स अपॉन इट्स मेमोरी साइज। अक्सर कहते हैं ना कितने मेमोरी का कैमरा है, पहले दौर में कहते होते थे, आजकल तो मेमोरी खैर बहुत ज्यादा है, तो आजकल तो देखा जाता है कितने पिक्सल्स का कैमरा है, डीएसएलआर है कितने पिक्सल्स वाला। अच्छा खैर, फिर फ्लैश मेमोरी कार्ड्स होते हैं डिजिटल कैमरा के अंदर, जो कि इन कैमरास में स्टोर कर लेते हैं। पहले दौरों में इस शेप का डिजिटल कैमरा आता था, आजकल डीएसएलआर की सूरत में भी आ रहा है। आजकल हमारे मोबाइल के अंदर भी डिजिटल कैमरा मौजूद होता है, हर मोबाइल में मौजूद है। अच्छा, एलसीडी जो है, इसके ऊपर एलसीडी होती थी, डीएसएलआर के ऊपर भी एलसीडी होती है जिसके ऊपर आप तस्वीर देख भी सकते हैं और आप इसके अंदर मूवीज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक वो हैंडी कैम आते होते थे, हैंडी कैम भी होते हैं, उनमें भी मूवीज रिकॉर्ड हो जाती है। आजकल तो बहरहाल ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने यही कहा है कि मोबाइल फोन या स्मार्टफोन बिल्ड इन कैमराज हैं हर जगह पे। आप लोगों के लैपटॉप के अंदर कैमरा है, बल्कि टीवी के अंदर कैमरा आ रहा है आजकल। तो आप टीवी के जरिए जो है टीवी के ऊपर भी बातचीत कर सकते हैं, स्काइप वगैरह पे कैमरा मौजूद है।
अच्छा, जो तस्वीरें या वीडियोस कैमरा के अंदर स्टोर होती हैं, जो मेमोरी कार्ड के अंदर स्टोर होती हैं, उनको इजीली वायर्ड लगा के या वायरलेसली आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं टू द कंप्यूटर। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि इसके अंदर तस्वीरें बनाना इनएक्सपेंसिव होता है, इतना महंगा नहीं होता, आप जल्दी से तस्वीर बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई फिल्म प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती। आपको अगर पता हो पुराने दौरों में एक कैमरा होता था जिसके अंदर फिल्म आती थी, उसकी रील होती थी, एक तो उसके अंदर लिमिट होती थी, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी तस्वीरें खींचे, उसके अंदर लिमिट होती थी कि आपने एक रील में पता नहीं कितनी 30 या 40 तस्वीरें होती थी या 50 होती थी, उससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते थे। और अगर आपकी तस्वीर एक दफा कैप्चर हो गई, एक बटन क्लिक हो गया, बस हो जाती थी, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें डिलीट नहीं कर सकते थे। बहरहाल फिर जो तस्वीरें जो है डिजिटल कैमरा में कैन डायरेक्टली बी इंसर्टेड इनटू द डॉक्यूमेंट में इजीली डायरेक्टली इंसर्ट की जा सकती हैं। जी, तो ये था हमारा अब तक का हमने इस लेक्चर में हमने जो पार्ट 1 है, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस देखी सारी। अब ये आउटपुट डिवाइसेस और एसडीएलसी, ये सब हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 2 के लेक्चर में आप इसको देख सकते हैं। फिर एक बात ही मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो स्लाइड्स हैं, ये सारी स्लाइड्स सिर्फ इसके अंदर की पॉइंट्स मौजूद हैं, डिटेल्स मौजूद नहीं है। आपको पेपर सॉल्व करने के लिए, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डिटेल्स चाहिए होगी, तो प्रॉपर सेंटेंसेस चाहिए होंगे। ये बुलेट पॉइंट्स में, तो प्रॉपर सेंटेंसेस के लिए आप लोग पीएम सीरीज की मजीद सन पब्लिशर है, ऑथर सीएम असलम है, आप वो बुक परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, फर्स्ट ईयर पार्ट 1 की। उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आज तक के लिए बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप इसका बाकी का पार्ट देख सकते हैं।